पिछले एपिसोड में हमने जहां तारीख को छोड़ा था तो हिटलर हैड कम सेकंड इन द 1932 जर्मन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। हिटलर को अक्सर साइड किया जाता है एक मिसाल की तरह कि ये देखें डेमोक्रेसी कितनी खोखली है। मेरी नज़र में हिटलर अल्टीमेट फ्यूरर चांसलर बने, सिस्टम को होस्टेज रखकर। वो किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आकर नहीं चांसलर बने, उन्होंने पूरे सिस्टम को होस्टेज रखा। तो इवन दो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, असल में जो हो रहा है उसकी अगर आप माइन्यूट डिटेल्स में जाएं, उनको डिस्कस करें, उनको देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये डेमोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है डेमोक्रेसी को ही डिफीट करने के लिए। तो 1932 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें हाइडेनबर्ग को 53% वोट मिला और हिटलर को 37% मिला। वो एक माइनॉरिटी में थे, पर हिटलर ने जिद डाल दी कि भाई मुझे जब तक आप चांसलर नहीं बनाएंगे मैं तो गवर्नमेंट में आऊँगा ही नहीं, उसका हिस्सा ही नहीं बनूंगा। तो ये जो सिस्टम ऑलरेडी एक बना हुआ है उसके जो नॉर्म्स हैं कि अच्छा जी सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी, जो जीतेगा उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। अमेरिका जो हम कहते हैं कि दुनिया की भाई लीडिंग डेमोक्रेसी है, दुनिया भर में वो डेमोक्रेसी फैलाने की अपने आप को वैनगार्ड समझते हैं, उधर भी जब एक ऐसा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आया जिसने बोला ये चोरी हुए हैं, मैं मानता ही नहीं, उस मुल्क तक में जनवरी 6 जैसा वाकया हो गया। और अब तक लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं एक इलेक्शन फ्रॉड हुआ और वो कंस्पिरेसी थ्योरीज आम हो गई। तो जो सिस्टम में लोग हैं जो बज़ाहिर डेमोक्रेसी का हिस्सा हो रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं फैशिज्म लाने के लिए, उनको मेरी नज़र में डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। 1932 में जर्मनी के चांसलर थे फ्रांस वैन पॉपन। चांसलर जर्मनी में आप समझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वॉर टाइम में कमांडर इन चीफ का भी हेड हो जाता है। वो वैन पॉपन जो हैं वो ट्रेडिशनल राइट का हिस्सा थे, सेंटर राइट पॉलिटिशियन उनको आप समझ लें। लेकिन जो जर्मनी का उस टाइम राइट था उसने प्रेफर किया कि हम एक्सट्रीम राइट जो कि हिटलर हैं, जिनके एक्सट्रीम आइडियाज़ हैं, इनके साथ मिल बैठ जाएंगे, इनके साथ कोalition बना देंगे, लेफ़्ट के साथ हम नहीं बैठ सकते। ये चीज़ आपको पाकिस्तान में भी नज़र आएगी कि जमात इस्लामी TLP के साथ बैठ जाएगी, लिबरल्स के साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि उनका जो पूरा वोटर बेस है वो राइट से ही आता है। तो वो राइट से और राइट हो सकते हैं, लेफ़्ट पे नहीं आ सकते। जिस तरह PTI भी है, एक सेंटर राइट पार्टी है पाकिस्तान में, उन्होंने प्रेफर किया कि हम TLP के साथ मिलकर ट्रेडिशनल पार्टीज़ पे हमला भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, पर जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनके साथ नहीं बैठ सकते। तारीख को देखकर और हिटलर को समझ के हमें हमारी स्टेट की जो पॉलिसी है कि मेन स्ट्रीम कर दो TLP को, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बना दो, उसकी शॉर्ट कमिंग्स और फेलिंग्स भी नज़र आएंगी। क्योंकि वैन पॉपन को भी यही लगता था कि यार ये हिटलर अभी तो बदतमीज़ है, अभी तो बड़ी बातें कर रहा है, गवर्नमेंट में ले आओ ये सुधर जाएगा। जिस तरह पाकिस्तानी माँ बाप होते हैं कि शादी करा दो ठीक हो जाएगा, उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट में जब हिटलर आ जाएगा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं उसमें हिटलर सुधर के चलेगा। कुछ हिस्टोरियंस इस वैन पॉपन की जजमेंट को कहते हैं द ग्रेटेस्ट मिस जजमेंट इन हिस्ट्री। अब जो तारीख होगी इसमें आप देखें जो मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी इलेक्शन सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, वो एक प्रोसेस है। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम हो रहा है वो डेमोक्रेटिक है। हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा कि बार बार आज इलेक्शन करा दो, कल इलेक्शन करा दो, 2 महीने में इलेक्शन करा दो। 2013 में भी हमने देखा कि इलेक्शन हुए हैं, उसके फ़ौरन बाद आप कह रहे हैं फिर से इलेक्शन करा दो, रिगिंग चेक कर लो, इलेक्टोरल फेयरनेस होनी चाहिए। तो बज़ाहिर आप डेमोक्रेसी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आप जो चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं केओस, आप चाह रहे हैं कि वायलेंस और स्ट्रीट एजिटेशन के तहत अपनी डिमांड्स आप मनवा सकें। और मेरी नज़र में ये बिल्कुल हिटलर के पास्ट टू पावर से सीख रहे हैं। अगेन इस सीरीज का मकसद ये नहीं है कि ये हिटलर है वो हिटलर है, किस तरह सियासतदानों ने सीखा है, और अगर वही उस प्ले बुक से चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो आप समझ जाए। तो ट्रेडिशनल राइट और फार राइट ने मिलकर सोचा कि यार हमारी पावर होनी चाहिए, तो वैन पॉपन ने प्री मैच्योरली असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया और जुलाई 1932 में जर्मनी में फेडरल इलेक्शन हुए। लेकिन नाजी पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत सकी। दे केम आउट एज द बिगेस्ट पार्टी, बट वो मेजॉरिटी नहीं जीत सके। तो फिर वैन पॉपन ने कोशिश की डिक्टेटरशिप लाने की, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, फिर एक और इलेक्शन कॉल हो गया। आप देखें, आप जुलाई में इलेक्शन हुआ था राइक्सटैग का, उनकी पार्लियामेंट राइक्सटैग, नवंबर 1932 में फिर हो गया। फिर भी नाजी पार्टी कुड नॉट इमर्ज विद अ क्लियर मेजॉरिटी। दे कोलिशन बनाकर वो मेजॉरिटी बना सकते थे, वो सिंगल बिगेस्ट पार्टी ज़रूर बने, बट मेजॉरिटी उनको नहीं मिली। मैं बार बार अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में कहता हूँ केओस इज अ लैडर,
गेम ऑफ थ्रोन्स की लाइन है, केओस क्रिएट करके। देखे ना 1932 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, फिर राइक्सटैग के इलेक्शन जुलाई में हुए, फिर राइक्सटैग के इलेक्शन नवंबर में हुए। तो ऑलरेडी जो आवाम है वो सोच रही है क्या मजाक चल रहा है, इलेक्शन पे इलेक्शन हो ही जा रहे हैं, केओस क्रिएट हो रहा है। ऐसे आपको दिखाया जा रहा है कि भाई डेडलॉक है। तो जब डेडलॉक हो जाता है, मुल्क की इकोनॉमी आप होल्ड कर देते हैं, आपने एक स्ट्रैंगल होल्ड बना दिया है, तो आवाम बोलती है बस जो भी करो ख़त्म करो इसको। हमने पाकिस्तान में भी अक्सर देखा है कि जब स्ट्रीट एजिटेशन होती है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी टची हो जाती है, वो कहती है भाई ख़त्म करो, जो भी है हल निकालो, कुछ काम रुक रहा है, इकोनॉमी रुक रही है। और यही डेडलॉक जानबूझकर द पावर्स दैट बी क्रिएट करते हैं ताकि केओस उनको एक अपॉर्चुनिटी दे पावर में आने के लिए। ज़िया उल हक ने यही किया कि उन्होंने इलेक्शंस को कंटेंशियस बनाकर एक ऑपोजिशन माउंट करके, फिर जब वो निगोशिएट हो चुकी थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन माय ओपिनियन ऑलवेज हैव पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, उस पूरे निगोशिएशन प्रोसेस को सुपरसीड करके मिलिट्री कू लगा दिया। बज़ाहिर उन्होंने क्या कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिक्टेटरशिप चाहते थे, खुद फिर उन्होंने 11 साल की डिक्टेटरशिप लगा दी। इसी तरह मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक निगोशिएशन हो सकती थी, पर उस डेडलॉक को एक्सक्यूज़ बनाकर मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया गया। इसी तरह हिटलर ने प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग और चांसलर वैन पापन को प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को होस्टेज रखकर पावर सीज की। पर अभी भी वो हिटलर नहीं बने थे जिनको तारीख याद रखती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी एक साइजेबल रिप्रेजेंटेशन थी और उनकी पार्लियामेंट राइक्सटैग के अंदर। हम अक्सर जिस तरह हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें लगता है कि अमेरिका और नाज़िज़्म की जंग थी, असल जो यूरोप में जंग थी, अमेरिका तो उसमें बहुत बाद में घुसा। इनफैक्ट अमेरिका की भी एंटी सेमिटिज़म की हिस्ट्री थी, यूरोप की भी एंटी सेमिटिज़म की हिस्ट्री थी, वो फैशिज़म और कम्युनिज़म की थी। माइन कैम्प का पिछली एपिसोड में जिक्र आया, उसमें भी हिटलर कहते हैं कि भाई असल जो हमारी जंग है ना वो तो इन कम्युनिस्ट से है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी थी, जो उनका लेफ्ट था, उनको हटाए बगैर हिटलर वो नहीं कर सकता था जो हिटलर चाहता था। तो उनकी जो तोपें हैं वो पहले टर्न हुई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। अब आपको और नज़र आएगा किस तरह केओस के थ्रू इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके, बज़ाहिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके पावर सीज की जाती है। पर ये सब हम देखेंगे अगली एपिसोड में ऑफ अडोल्फ हिटलर कैसे बना। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर शायद हिटलर को वो नहीं करने देते जो वो चाहते थे। वो करने के लिए उनको एक वाक़ये की ज़रूरत थी और वो वाक़या था द राइक्सटैग फायर। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।